नमस्ते विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों पर जो कंक्लूडिंग व्याख्यान है आज वो करेंगे। पिछले 3 व्याख्यान में हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ और भारतीय संविधान में वर्णित जो 6 मौलिक अधिकार हैं उस पर डिटेल डिस्कशन किया। आज हम पहले तो ये समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो अधिकार पत्र या जो मौलिक अधिकार वर्णित हैं उनके क्या मतलब स्पेशल फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित है वो एक बहुत विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव बिल ऑफ राइट्स है। जैसे पार्ट 3 के अंदर जिसमें कि मौलिक अधिकार वर्णित है उसमें आर्टिकल 12 से 30 और 32 से 35 मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार उसमें दिए गए हैं। और इनमें से कुछ आर्टिकल्स तो जो है वो बहुत लंबे भी हैं। जैसे अगर हम बात करें जो आर्टिकल 19 है जो कि राइट टू लिबर्टी से संबंधित आर्टिकल है वो बहुत लंबा, अगर हम बात करें तो बहुत लंबा एक आर्टिकल है। फिर दूसरी चीज, हमारे मौलिक अधिकार इतने कॉम्प्रिहेंसिव क्यों हैं कि मतलब जितने भी अधिकार मेंशन हैं उन उन हर अधिकारों के साथ जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध है उनकी भी व्यवस्थाएं की गई है। तो हम ये देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट, जो हम बात करें तो एक पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था की है। और इस कारण से क्या हो गया कि जो अधिकार पत्र बना है वो बहुत अधिक विस्तृत हो गया। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो उसमें व्यावहारिकता भी है, मतलब प्रैग्मेटिज्म भी है। और उसमें ये बात भी स्वीकार की गई है कि जो पिछड़े और जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए भी जो है संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ जहां आर्टिकल 14 है जो समानता की बात करता है, वहीं उसमें भी इस बात को स्वीकारा गया है कि समानता के अधिकार के होते हुए भी जो पिछड़े एवं दलित वर्ग है उसके विकास के लिए जो है राज्य द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इसी तरह से जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और मतलब भाषा संबंधी जो उनके हित है उनको जो है उनके सुरक्षित रखने की बात की गई है। इवन जो राइट टू रिलीजन है उसमें भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि भारत के अंदर जो है एक धार्मिक सहिष्णुता जो है वो बनी रहे और उसे प्रोत्साहन मिले। अनदर थिंग, जो हमारे संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अधिकारों के साथ साथ जो है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात भी कही गई है। बहुत क्लियरली संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ कही गई, मतलब ये चीज़ उन्होंने वर्णित की है कि ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उन पर जो है राज्य समय समय पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जहां एक और अमेरिकी संविधान में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं मौलिक अधिकार में, लेकिन भारत के अंदर जो है ये राज्य को ये कहा गया है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है लगा सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भारतीय मौलिक अधिकारों में उनमें प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। फिर अगर बात करें तो इधर फिर स्थिति जो है अमेरिकी संविधान से डिफरेंट है। क्योंकि अमेरिकी संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है कि जो अधिकार दिए गए हैं उसके अलावा भी जो नेचुरल राइट्स हैं इंडिविजुअल के वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत के मौलिक अधिकारों में वो ये कि उसके जो मौलिक अधिकार जो हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है, या उनको जो वेरियस रिट्स
जो है जारी करने का अधिकार दिया गया है। इससे जो मौलिक अधिकार वर्णित है भारतीय संविधान में, वह केवल कोरी कागजी व्यवस्था न रह के वह मौलिक अधिकार एक्चुअल में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनको इतनी शक्ति दी गई है कि वो इन अधिकारों की, इन वेरियस रिट्स के माध्यम से इन अधिकारों की वो जो है रक्षा कर सके। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस चीज पर विशेष ध्यान दिया है कि मौलिक अधिकारों की जो है उसे रक्षा की जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। पहली तो इस बात पर आलोचना की जाती है कि कुछ चीज़ें जो है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ही नहीं रखा गया, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें कि अगर हम बात करें राइट टू वर्क, तो ये राइट टू वर्क दिया ही नहीं गया भारतीय संविधान निर्माताओं ने। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि भारत में इतने संसाधन नहीं है कि वह हर व्यक्ति को जो है कार्य प्रदान कर सके, तो अभी जो है राज्य इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। फिर आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं मौलिक अधिकारों पर कि जो उनकी जो सेंसिटी है, जो मौलिक अधिकारों का मतलब एक रूप है, वही पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर ये भी कहा गया है कि इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की जाएगी तो इमरजेंसी की स्टेज पर मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो अगर इमरजेंसी की स्टेजेस पर मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है तो और ऐसा देखा भी गया है कि उसका मिसयूज भी किया गया है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो जो भी रेस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं मौलिक अधिकारों पर, वो कुछ सीमा तक भारत की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए ही लगाए गए हैं। और बेसिकली राइट्स को जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, वो तो केवल इंडिविजुअल की जो विजिलेंस है उसी के आधार पर अगर हम कहें तो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो है अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए तो बेसिकली इंडिविजुअल को खुद को ही अपने राइट्स के लिए जो है सजग रहना होगा, तभी जो है इंडिविजुअल के राइट्स, स्पेशली हम जब बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सुरक्षित रह सकते हैं। अब जो दूसरा बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर। जैसा कि हमने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको जो है फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटाकर लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस पर भी जो है बहुत कंट्रोवर्सी और बहुत डिबेट रही है। एक्चुअल में ये जो फंडामेंटल राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसका जो है मतलब उसको हटाने को लेकर एक बहुत लंबा पूरा अगर हम बात करें तो एक इतिहास ही रहा है। 1951 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके की अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसे जो है ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये मुआवजा जो है वो राज्य जो है डिटरमिन करेगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार जो थे उसको अंत करने के संबंध में जो है ये बात हुई थी। इवन जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें भी इस चीज को कहा गया कि जो भी अगर क्षतिपूर्ति की जाएगी वह क्षतिपूर्ति जो है वह डिटरमिन जो है राज्य करेगा, न्यायपालिका नहीं करेगा। अगर हम बात करें तो गोलकनाथ केस जो था 1976 का, उससे पहले तक न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान में जो है किसी भी भाग पे जो है पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है और उसके अंदर जो है मूल अधिकार और आर्टिकल 368 जो कि इत्सेल्फ संविधान संशोधन का आर्टिकल है,
उसमें भी जो है उसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस निर्णय को जो है गोलकनाथ केस बनाम राज्य पंजाब राज्य केस में इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और यह कहा कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसके माध्यम से जो है पार्लियामेंट वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी गोलकनाथ केस से पहले तक सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय था कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय में संसद जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस के अंदर ये चीज क्लियर कर दी कि ये जो संसद है वो जो है अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके कारण क्या हुआ कि चूंकि जो पार्लियामेंट थी उसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको लागू करने के लिए कुछ संशोधन लाने पड़े। इसीलिए जो है संसद जो थी उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई, जिसके की द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और ये बात स्वीकार ली की गई कि जो पार्लियामेंट जो है वह मूल अधिकारों में भी जो है संशोधन कर सकती है। यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी पार्ट में जो है संशोधन करने का अधिकार है और वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसके बाद जो है उन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज भी क्लियर कर दी कि संपत्ति जो है उसे सार्वजनिक अगर दृष्टि से, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से अगर उसे सरकार अधिग्रहित कर लेती है और जो भी मुआवजे की राशि देती है उसे जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगेन 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी भूमि सुधार के 2 कानूनों को जो है संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया और जो है अब उन्हें न्यायालय में जो है अगर मैं बात करूं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारती केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के निर्णय को पलटा और इस बात को कहा कि संविधान संशोधन की जो विधि है उसके द्वारा जो है पार्लियामेंट वो फंडामेंटल राइट्स में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट जो है संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो 40 जो केशवानंद भारती केस है उसमें संसद को ये अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है आर्टिकल 368 के अंदर 4 और 5 खंड जोड़े गए और ये व्यवस्था की गई कि इस संशोधन को किसी भी न्यायालय में जो है उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। मिनर्वा मिल्स केस के अंदर जो है फिर से इस बात को कोर्ट ने स्पेसिफाई करा कि संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन वो जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत लक्षण है, उसमें जो है संशोधन नहीं कर सकती। इससे पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है संसद ने संपत्ति के अधिकार को संशोधन कर जो है उसे फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उस अधिकार को लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के अंदर
6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी था, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मौलिक अधिकार न रहकर केवल एक, अगर हम बात करें तो एक कानूनी अधिकार है। और इसी के साथ वर्तमान समय तक उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति को अपना रखा है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु यह जो संसद है ये भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उनका मूलभूत ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। आशा करती हूं कि ये जो पूरा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 के अंदर जो वर्णित पूरे मौलिक अधिकार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और पिछले सालों में इन मौलिक अधिकारों में क्या परिवर्तन आया है और किस तरह से इनमें संशोधन हुआ है, वो सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।